नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। मैं आनंद सिंह लेके आया हूं आपके लिए सीईटी मेंस की जो सीरीज इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। कौन से पार्ट की मैं बात कर रहा हूं? इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं और ये हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का बेसिकली पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि किस पर्पज से कौन सा सब्जेक्ट आपको नेक्स्ट चाहिए जो मैं आपको करवाऊं। ठीक है, आप हरियाणा जीके करना चाहते हैं? ठीक है, हरियाणा जीके करना चाहते हैं या हरियाणा की इकोनॉमी करना चाहते हैं या कौन सा सब्जेक्ट करना चाहते हैं, ये सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारी सीरीज की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हमें सपोर्ट करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो मेन हेडिंग ये है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं रहने वाला, बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी निपट जाएगा। ठीक है, तो चलिए, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट्स यानी बाजार के प्रकार। बाजार के प्रकार किस प्रकार के होते हैं, किस 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 तरह की मार्केट्स होती हैं और उन बाजारों के अंदर विभिन्न बाजारों में कीमत निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली हमें ध्यान रखना है कीमत निर्धारण पर और टाइप्स ऑफ मार्केट यानी बाजार के प्रकार के ऊपर। शुरुआत करते हैं। सिलेबस में आपको 4 तरह की बताई गई है, लेकिन 4 तरह के साथ-साथ एक और होती है जो कि टोटल 5 हो जाती है। मैं पाँचों की पाँचों आपको करवा दूँगा इस वीडियो में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ने वाला हूँ। 4 चीज़ें, 4 तरह की मार्केट हमारे सिलेबस में लिखी हैं, सीईटी मेंस के सिलेबस में। लेकिन हम करेंगे पाँचों टाइप, ठीक है? एक स्लाइड एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन ज्ञान अधूरा ना हो। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 सबसे पहले आता है मोनोपोली। सबसे पहले आता है मोनोपोली यानी एकाधिकार। ठीक है, एकाधिकार का एग्जांपल मैं आपको एक नॉर्मली बताता हूँ। बिल्कुल एक स्टार्टिंग के टाइम पीरियड्स की बात कर लेते हैं। जैसे देखो, हमें पता है 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, वास्को डिगामा भारत आया था। उसके बाद 1502 के आसपास आके इन्होंने, पुर्तगालीज वगैरह काफी आ चुके थे भारत में और बाद में धीरे धीरे इन्होंने जितने भी समुद्र के रास्ते थे, जितने भी समुद्र के रास्ते, समुद्री रास्ते से जो व्यापार किया जाता था, ठीक है, जो व्यापार किया जाता था उसके ऊपर कंट्रोल किया था इन्होंने। अपने एकाधिकार चलाने की इनकी कोशिश की थी। एकाधिकार यानी एक व्यक्ति का अधिकार, मोनोपोली, इसको बोलते हैं मोनोपोली। ठीक है, पहले लगभग 100 साल तक इन्होंने रखा, अपनी मोनोपोली रखी और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, अंग्रेज आए और अंग्रेजों की रही मोनोपोली। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने ओवरकम करके 1757 से लेकर 1947 तक अपनी मोनोपोलीज रखी। ठीक है, काफी चीजें देखी भारत ने इतिहास में बहुत सी चीजें देखी हैं। तो मोनोपोली समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं मोनोपोली का एग्जांपल आपको एक और तरीके से समझाना चाहता हूँ। कैसे? समझो, मैं मान के चलता हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, मान लेते हैं 1000 बच्चे हैं, इनको लेनी है कोचिंग एचएसएससी की। ठीक है, एचएसएससी की लेनी है इनको कोचिंग, लेकिन एचएसएससी की कोचिंग के, इनको लेनी है 1000 बच्चों को एचएसएससी की कोचिंग लेनी है, लेकिन पूरे हरियाणा में ऐसा मान लेते हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ एक ही है।
XYZ जो भी इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ एक है और बच्चे बहुत सारे हैं, 1000 बच्चे हैं जो HSSC की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ एक है। कोई अदर ऑप्शन उसके पास नहीं है, अदर ऑप्शन उसके पास नहीं है। इस चीज को दिमाग में रख के हमको ये पढ़ना है, ठीक है, कि जब एकाधिकार होता है तो सिंगल सेलर होता है, जो विक्रेता है वो केवल एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक संगठन है या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। वहीं पे खरीदार की बात करें तो मैनी बायर्स होते हैं, बहुत से खरीदार होते हैं। इस क्लास को मैंने कम से कम जितना हो सके 100-150 पेजेस के एक टाइप्स ऑफ मार्केट डिटर्मिनेशंस को कंप्लीट करके, ओवरऑल कंपाइल करके 4 से 5 स्लाइड में कंप्लीट कर दिया, जिससे आपको ये पता हो कि हमें ये पढ़ना है, इसका मेन मोटिव ये है, ठीक है। और यहीं से हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, इससे ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत भी नहीं, ठीक है जी। चलिए, सेलर जो है वो प्राइस मेकर होता है। अब देखो, सीधी सी बात है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ही है। अब अगर इसको कोई कोर्स लॉन्च करना है, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एचएसएससी का कोई नया बैच लॉन्च कर दिया, उस बैच का प्राइस ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से रखेगा, अपनी मर्जी से रखेगा। क्यों? क्योंकि कोई कंपटीशन देने वाला तो है ही नहीं। तो मोनोपोली में यही होता है, एकाधिकार, यानी सामने कोई कंपटीशन देने वाला है ही नहीं, इसीलिए विक्रेता खुद मूल्य निर्माता होता है, ठीक है। ये प्राइस डिटर्मिनेशन का पार्ट हो जाएगा कि विक्रेता मूल्य निर्माता है, सेलर इज प्राइस मेकर। जो रेट सेलर चाहेगा अपनी वस्तु को उसी रेट में बेचेगा, और खरीदार को चुपचाप वो मूल्य में लेना पड़ेगा। खरीदार मूल्य लेने वाला है, जो बायर इज प्राइस टेकर, ठीक है। विक्रेता अपना सामान अपने रेट में चाहेगा बेचेगा, लेकिन वो जो खरीदने वाला है उसको उसके मुताबिक ना, बल्कि जो विक्रेता है उसके इस हिसाब से अपने जो भी सामान है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अगला पॉइंट, विज्ञापन लागत यानी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हमेशा लो होती है। देखो, जब मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं है और सबको पता है कि भाई अगर एचएसएससी की कोचिंग करनी है तो अकेला पूरे हरियाणा में एक ही इंस्टीट्यूट है, यहीं जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो ये बंदा अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगा ही क्यों, ठीक है। ये व्यक्ति अपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों ही करेगा? इसका तो सीधा सीधा एक ही मेन एजेंडा तो इसका कवर हो जाता है ना यहीं से, कि भाई इसको जरूरत ही नहीं है उस चीज की, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रहने वाली है इसकी लो, बहुत कम, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे हो इसको। और इन इलास्टिक इन नेचर, प्रकृति में बेलोचदार, इन इलास्टिक, कोई चेंज नहीं होता, कुछ चेंज नहीं हो सकता। इन इलास्टिक का मतलब क्या है? बेलोचदार होता है, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, जो फिक्स कर दिया वो कर दिया। डिमांड सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड को घटाओ घटाओ बढ़ाओ, या प्राइस को बढ़ाओ घटाओ, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। कोई प्रवेश नहीं, कोई निकास नहीं, ना कोई इसमें एंट्री लेगा ना कोई एग्जिट लेगा। मोनोपोली का मतलब ही ये होता है एकाधिकार, ना ही ये किसी की एंट्री होने देते हैं बिजनेस में, और ना ही ये किसी का एग्जिट होने देते हैं। जो बिजनेस में है वो रहेगा, जो नया व्यक्ति है वो उसको आने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी, कोई प्रवेश नहीं, कोई निकास नहीं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो जैसे अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी का एग्जांपल लेते हैं, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है कंप्लीट न्यूक्लियर एनर्जी वाला हिस्सा। ऐसा नहीं कि कोई भी न्यूक्लियर प्लांट खोल सकता है, गवर्नमेंट का काम है तो गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में गवर्नमेंट का क्या है? मोनोपोली है। हर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकता, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नंबर टू इज मोनोप्सोनी, ठीक है। मोनोप्सोनी। अब मोनोप्सोनी का मतलब होता है क्रेता एकाधिकार। यहाँ पे क्रेता का जो बायर है, यहाँ पे कंडीशन उल्टी हो जाती है।
HSSC के 1000 इंस्टीट्यूट है। HSSC की तैयारी कराने वाले जो संस्थान है उनकी संख्या 1000 है, लेकिन बच्चा तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो नहीं है, वो मार्केट में सिर्फ एक ही है। यानी एकल खरीदार एक ही व्यक्ति है जो सामान खरीदेगा। तैयारी करने वाला बच्चा एक ही है, इंस्टीट्यूट्स भरे पड़े हैं मार्केट में। मोनोप्सोनी में हम कैसे समझेंगे कि बच्चा तो एक ही है तैयारी करने वाला, लेकिन जो HSSC है, HSSC की तैयारी करने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो अब ये जो बच्चा है, क्योंकि ये एकल खरीदार है, यही बैच लेगा जो लेगा, कोई और तो तैयारी कर ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब एकल बेरोजगार हो जाए, सॉरी एकल बेरोजगार बोल रहा हूँ मैं, एकल खरीदार, ठीक है, एकल खरीदार हो जाए, सिंगल बायर हो और बहुत से मैनी सेलर हो, बेचने वाले बहुत हैं, बहुत से विक्रेता हैं, मतलब सामान बेचने वाले बहुत हैं, इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं, लेकिन एडमिशन लेने वाला एक ही बच्चा है, ठीक है। वहीं पे बायर इज प्राइस मेकर। अब कौन रेट, आप खुद डिसाइड कर लो कौन रेट डिसाइड करेगा। एक इंस्टीट्यूट आके बोलेगा इसको देखो जी हमारा कोर्स है 1000 रुपए का, ये बच्चा बोले मैं तो 500 दूंगा, एडमिशन लेना है तो ले लो, ठीक है, एडमिशन ले देना है तो दे दो, मैं तो 500 दूंगा, इससे ऊपर नहीं देता। तो इनको 500 भी मतलब 500 में भी एडमिशन देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, क्योंकि मार्केट में कोई और है ही नहीं तैयारी करने वाला, ठीक है। तो वैसे ही एकल खरीदार होता है, इसके अंदर बहुत सारे विक्रेता होते हैं। खरीदार ही मूल्य निर्माता है। प्राइस मेकर कौन है? बायर, ठीक है, क्योंकि बायर डिसाइड करेगा, वो एक ही व्यक्ति है। सेलर इज प्राइस टेकर, विक्रेता मूल्य लेने वाला है और उसको चुपचाप लेना पड़ता है मूल्य। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इसकी हाई होती है। अब देखो कंपटीशन, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा है और बच्चे तैयारी करने वाले कम है, तो इंस्टीट्यूट्स को क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे ये सुविधाएं हैं, हम आपको एसी में बैठाएंगे, हम आपको पलकों पे झुलाएंगे, ठीक है, हम आपको एक राजा वाला फील देंगे, सोफा चेयर देंगे, उसके बाद आप क्लास में बैठेंगे। ऐसा स्टूडेंट के लिए किया जाएगा जब ऐसे कॉस्ट, मतलब एज इन जब मोनोप्सोनी का एग्जांपल लेते हैं, क्रेता एकाधिकार का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिंगल बायर है, खरीदार खरीदार एक ही है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा उच्च होता है, हाई होता है। विज्ञापन लागत बहुत ज्यादा होती है। परफेक्टली इलास्टिक, पूरी तरह से लोचदार होता है। परफेक्टली इलास्टिक यानी अगर प्राइस में थोड़ा सा भी कम ज्यादा हुआ तो डिमांड में सडन सडन चेंज आएगा, डिमांड में क्या आएगा, सडन चेंज आएगा और बहुत ज्यादा चेंज आएगा। एग्जाम्पल जैसे डिफेंस डील है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स और डिफेंस डील, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक इसको एक कहते हैं इजारेदार, और एक एकाधिकृत, ये दो शब्दों को यूज किया जाता है, आपको एग्जाम में कोई भी मिल सकता है, एकाधिकृत या फिर इजारेदार, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में मोनोपोलिस्टिक, इसका एग्जांपल हो गया नंबर 3, मार्केट नंबर 3, टाइप्स ऑफ मार्केट नंबर 3 हो गया हमारा, ठीक है। अब मैनी सेलर, बहुत से विक्रेता, मैनी बायर, बहुत से खरीदार। अब ये मार्केट ऐसी है जहां पे ना बहुत हजारों इंस्टीट्यूट्स हैं और हजारों ही बच्चे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे बच्चे हैं, 1000 इंस्टीट्यूट 1000 बच्चे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ऐसी जगह जहां पे कोई कमी नहीं है, ना बच्चों की और ना मार्केट की, ना इंस्टीट्यूट्स की। तो ऐसी जगह पे, ऐसे कंडीशन में उसको मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं, जहां पे खरीदार भी बहुत हो और बेचने वाले भी बहुत हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्पाद में भिन्नता, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आ जाता है। देखो यहाँ पे तो चेंजेस हो ही रहे हैं, साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी उत्पाद में भिन्नता आ जाती है। उत्पाद में भिन्नता यानी मतलब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के उत्पाद देखने को मिलेंगे। टाइप सेम होगा, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन सैमसंग का भी आता है, ठीक है, आईफोन का भी आता है, एप्पल का भी है, आईफोन भी आएगा।
उसके अंदर ये लगा लो, एक और कौन सा आता है जिसे, नोकिया, ठीक है, नोकिया लगा लो, या कोई और एमआई का लगा लो, ओप्पो, वीवो। ये कहने का मतलब है तो मोबाइल ही, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के हैं। तो इसी को कहते हैं कि एक ही मार्केट टाइप, टाइप तो एक ही मार्केट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्ट बहुत है, लोगों के पास चॉइस बहुत है, ठीक है। तो ऐसी मार्केट जहां पे लोगों के पास उत्पाद में भिन्नता मिले, लोगों को उत्पाद में भिन्नता मिले, उनके पास चॉइस हो, क्योंकि बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, सेम मार्केट के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे खरीदार हैं, बहुत सारे बेचने वाले हैं, ठीक है। ऐसे में क्योंकि खरीदने वाले बहुत हैं, बेचने वाले बहुत है, तो बेचने वाले बहुत है तो विज्ञापन लागत अधिक होगी, ठीक है। अब बाजार कीमत कौन तय करेगा? मार्केट विल डिटरमाइन द प्राइस। अब यहाँ पे कीमत कौन तय करता है? बाजार तय करता है, ठीक है। कीमत बाजार तय करता है कि कितने पे बेचना है, कितने पे खरीदना है, ठीक है। एंट्री एग्जिट फ्री होती है, जब भी जो मर्जी चाहे सामान, जब मर्जी चाहे कोई दुकान खोल ले, जब मर्जी चाहे दुकान बंद कर सकता है। एंट्री एग्जिट बिल्कुल फ्री होती है। कम लोचदार, इस पे अगर, कम लोचदार का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे कम लोचदार का मतलब ये है कि भाई अगर प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, प्राइस में थोड़ा बहुत, प्राइस थोड़ा बढ़ गया तो डिमांड एकदम से खत्म नहीं होती, ठीक है। डिमांड थोड़ी थोड़ी, थोड़ी चेंज होती है, बस थोड़ी थोड़ी, ठीक है। इसीलिए ये कम लोचदार है, लेस इलास्टिक। एग्जाम्पल मोबाइल शॉप, कार शोरूम। उदाहरण मोबाइल की शॉप या फिर कार के शोरूम में, ठीक है जी। नेक्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, संपूर्ण प्रतियोगिता। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, परफेक्ट कंपटीशन। अब यहाँ कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया वाली कंडीशन। बहुत बहुत से खरीदार हैं, बहुत से बेचने वाले हैं, विक्रेता बहुत है, खरीदार बहुत है इसके अंदर, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, यानी समरूप है, एक टाइप का ही प्रोडक्ट है, केवल केवल एक टाइप का, एक टाइप का प्रोडक्ट है, होमोजीनियस है, समरूप है, केवल एक टाइप का प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे फोटो स्टेट की दुकान होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फोटो स्टेट की दुकान है। फोटो स्टेट की दुकान में आप जाके कुछ भी एक्स्ट्रा कोई दूसरा सामान मांगोगे फोटो स्टेट के अलावा या नोट्स के अलावा, तो क्या आप ही बेवकूफ बनोगे? ठीक है, आप ही को लोग बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि फोटो स्टेट की दुकान पे होता क्या, फोटो कॉपी होती है, ठीक है, ठीक है जी। तो फोटो स्टेट शॉप, एग्रीकल्चर सेक्टर इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है जी। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र, अधिक लोचदार होती है, इलास्टिक, क्योंकि थोड़ा सा भी रेट में चेंज होगा तो डिमांड में काफी अच्छा खासा फर्क दिखने को आपको मिलेगा, इसीलिए मोर इलास्टिक, अधिक लोचदार होती है। एंट्री एग्जिट इसमें भी फ्री है, परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी कोई भी आए कोई भी जाए। ये पॉइंट्स बेसिकली आपको याद करने पड़ेंगे, 5 से 7 पॉइंट है, कौन सी मार्केट में कैसे किस टाइप के फीचर्स देखने को मिलते हैं, और वही फीचर्स आपका मेन क्वेश्चन को ठीक करवा देंगे, आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। विज्ञापन कीमत कम होती है क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, सेम प्रोडक्ट में एक ही टाइप का प्रोडक्ट है, क्यों बार बार एडवर्टाइजमेंट करनी, ठीक है। बाजार कीमत तय करेगा, बाजार ऑब्वियसली बात है, जब खरीदने वाले बहुत है, बेचने वाले बहुत है, तो कीमत बाजार ही तय करता है। एंट्री एग्जिट फ्री है और अधिक लोचदार है, और ये सब भी, ये परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारी मार्केट नंबर थी 4। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, मार्केट नंबर 5। टाइप्स ऑफ मार्केट में मार्केट नंबर 5 बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा भी है, और देखो इसमें प्यारी प्यारी बातें देखने को मिलेंगी आपको इसके अंदर। इसमें ये कहता है कि बेचने वाले तो लिमिटेड लोग हैं, बेचने वाले लिमिटेड लोग हैं, सीमित है विक्रेता, लेकिन खरीदने वाले बहुत हैं,
जब बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले ज्यादा, तो कौन डिसाइड करेगा प्राइस? प्राइस कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली बेचने वाला। ठीक है, बेचने वाला ही प्राइस डिसाइड करेगा। तो वहीं पे कहते हैं कि सेलर इज सेलर इज प्राइस मेकर। विक्रेता मूल्य निर्माता है। अगर प्राइस टेकर का एग्जांपल लोगे तो प्राइस टेकर, अगर मूल्य लेने वाले की बात आएगी तो बायर हो जाएगा। ठीक है, इस ओलिगोपोली के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कर्व नहीं बनता, कोई लोच वक्र नहीं, नो इलास्टिसिटी कर्व। ओलिगोपोली अल्पाधिकार कभी भी किसी भी प्रकार का कर्व नहीं बनाता, इलास्टिसिटी कर्व इसका नहीं बनता। और ऐसे में क्योंकि देखो लिमिटेड सेलर्स होने हैं और खरीदने वाले बहुत हैं, तो कई बार क्या करते हैं कि मार्केट वाले कुछ लोग इकट्ठा होके कार्टेलाइजेशन कर लेते हैं। कार्टेलाइजेशन यानी गुटबंदी। लोगों ने सामान इकट्ठा कर लिया, जैसे प्याज के साथ करते हैं। प्याज के साथ करते हैं, लोग क्या करते हैं, प्याज को अपनी जगह घर पे स्टॉक कर लेते हैं, होर्डिंग कहते हैं जिसको, स्टॉक कर लेते हैं। और जब उसका रेट, डिमांड उसकी बढ़ाते हैं, क्योंकि सप्लाई को कम कर दिया, डिमांड को, सप्लाई कम करके डिमांड बढ़ाते हैं। और जब ये इसकी वजह, डिमांड बढ़ने की वजह से जब इसका प्राइस बढ़ता है, मूल्य बढ़ जाता है, तब इस स्टॉक को निकाल के बेचने लगते हैं। ये प्याज के साथ होता है। ऐसा ही कार्टेलाइजेशन सिस्टम यानी गुटबंदी सिस्टम होता है, इस सेम टाइप का। इसमें लोग क्या करते हैं, जो सॉरी सामान जो बेचने वाले हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बना के सामान को स्टॉक कर लेते हैं। और जब उसकी डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ा के फिर बेचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, या गुटबंदी करके किसी और का बिजनेस खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसी स्थिति को रोकने के लिए 2002 में सीसीआई को बनाया गया था। सीसीआई क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सन 2002 में इसका निर्माण किया गया था, कार्टेलाइजेशन यानी गुटबंदी जैसे चीजों को रोकने के लिए। ठीक है, और एक और चीज, कार्टेलाइजेशन कंपटीशन की तरह होता है, जो सेम काइंड की मार्केट में होता है। ठीक है, कार्टेलाइजेशन या गुटबंदी एक कंपटीशन की तरह है, जो सेम टाइप की मार्केट में होता है। और इसी को कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीसीआई को बनाया सन 2002 में। ठीक है जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हमारा होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाला आ गया अपना। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कौन सा चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हरियाणा की इकोनॉमी चाहते हैं मुझसे, आप हरियाणा की इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस पहले पढ़ना चाहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, या फिर एनवायरमेंट ईवीएस, कौन सा टॉपिक, या फिर जनरल अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो पहले पढ़ना चाहते हैं। कौन सा सब्जेक्ट आपको मैंने 3 4 5 सब्जेक्ट्स में चॉइस दे दी है कि 5 सब्जेक्ट्स में आप बता दो मुझे आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट आप लोग कहोगे, आप ज्यादा कमेंट्स जिस सब्जेक्ट के होंगे, मैं उसी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दूंगा परसों से। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में। ओके, बाय फॉर नाउ।